क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, कल जल्दीबाजी में हो गया था। उसका डिस्कवर कौन किया था पीसीआर का? कैरीमोलिस, ठीक है। और ये बताओ कि पीसीआर का मतलब क्या होता है? वो हमको भी पता है। डिफिनेशन क्या है उसका? कोई बताओ अच्छे से खड़े होकर के। चलो वीरेंद्र के जो पीछे है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए कहां बाबू? आउटसाइड द बॉडी या सेल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीसीआर, ठीक है। किसका मतलब? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे तुमको क्या करना है कि कोई एक दवा मिला, सपोज करो, जैसे कि तुमको एक पेज है, एक बुक का पेज दे दिए हम, बोले कि जाओ इसका 20 कॉपी तुम जिरोक्स करा के लाओ, समझ रहे हो, एक पेज का। तो तुम जाओगे मशीन में, मशीन में तुम नहीं जाओगे, पेपर जाएगा, ठीक है, हाँ। जाओगे, उसके बाद क्या होगा, तुम्हें इसको जिरोक्स कराओगे, कितना? 20 कॉपीज, एक ही चीज का, एक ही पेज का कितना कॉपी हो गया अब? 20 कॉपी। तो वो जो प्रोसेस हुआ होगा, यानी कि वो जिरोक्स जो हुआ होगा, उस मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग? उस मशीन को हम लोग प्रिंटर बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे डीएनए को कॉपी कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? एक तुमको डीएनए निकाल के दिए हम अपना सेल का, बोले कि जाओ इसका जो 100 कॉपी करके आओ तुम। तो जहां तुम जाओगे कॉपी करने के लिए, जो मशीन में कॉपी करोगे, उस मशीन का नाम है पीसीआर। क्या नाम है? पीसीआर। जैसे प्रिंटर है वो पेज के लिए है, समझ रहे हो, वैसे तुम्हारे डीएनए के लिए क्या होता है? पीसीआर। और तुम्हारे पेज के लिए होता है प्रिंटर, जहां पे तुम्हारा जिरोक्स होता है। समझे? आप समझे? खाली कॉपी को क्या कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे डीएनए को क्या करना है? कॉपी करना है, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाना है, ठीक है। तो जो जिरोक्स मशीन में जाओगे, उस मशीन का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, उसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? तो सबसे पहला क्या होगा? टैग पॉलीमरेज, जो कहां से हम लोग निकाल रहे थे, एक एंजाइम है। टैग पॉलीमरेज क्या है तुम्हारा? एंजाइम है। और वो कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है एक, उससे क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको, वो लिखवाए हैं आगे तुमको। दूसरा, मैग्नीशियम का जरूरत होता है, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम +2 का, साथ में एनिलर। एनिलर का मतलब होता है कि जो प्राइमर यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं? प्राइमर, उसी को एनिलर बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें तो पीसीआर का कितना स्टेप है? 3 स्टेप है। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन का 3-4 स्टेप पढ़े थे कि इनिशिएशन होता है, उसके बाद क्या होता है? इनलोगेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? टर्मिनेशन होता है। जस्ट लाइक पीसीआर, पीसीआर में भी कितना? 3 स्टेप है। सबसे पहला डीनेचुरेशन। हम लोग डीनेचुरेशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेल के बाहर काम कर रहे हैं। अगर ये सेल में पीसीआर होता, सेल के अंदर होता, तो उसके पास एंजाइम होता। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज, जिससे वो क्या करता? डीएनए को सेपरेट कर देता। लेकिन ये तो बाहर हम कर रहे हैं ना, मशीन में कर रहे हैं ना, तो एंजाइम कहां से आएगा? एंजाइम तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, इतना टेम्परेचर उसको देते हैं, इतना टेम्परेचर देते हैं कि खुद क्या हो? टूट जाए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या उसका? टूट जाए, ठीक है।
तो हम कितना देते हैं 95 92 95 डिग्री सेल्सियस उसका। तो पहला मेरा स्टेप था उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन में हमारा जो था एक डीएनए जो था वो तुम्हारा टूट रहा था ऐसे दो पार्ट में, 3 5 इन 3 5 इन, ठीक है। चलो देखो, हाँ कब क्या हुआ, पहला तो टूट चुका, पहला हम लोग कौन सा स्टेप अप्लाई किए, डीनेचुरेशन, और वो कितना डिग्री होना चाहिए 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, नेचुरल नहीं हो, नेचर के अगेंस्ट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ ह्यूमन, डीनेचुरेशन ऑफ कोई भी एनिमल, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ आरएनए। क्या मतलब है इसका मीनिंग, डी नेचर हो गया, उसका कुछ नेचर था, यहां पे इसका नेचर क्या था डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड होने का, क्या था डबल स्टैंडर्ड होने का। अब वो डबल स्टैंडर्ड रहा क्या, नहीं, तो डी नेचर हो गया, वो जो उसका नेचर था वो अब नहीं रहा। जैसे प्रोटीन का अगर जो नेचर होता है उसको तुम हटा दोगे, डी नेचर कर दोगे उसको, तो उसको बोलते हैं डी नेचर ऑफ प्रोटीन। अब यहां दूसरा स्टेप क्या था मेरा, एनिलिंग ना, एनिलिंग को कितना डिग्री सेल्सियस पे करते थे 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है। अब इस प्रोसेस में, ये एनिलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे बताओ, एनिलिंग में प्राइमर ऐड करते थे, ठीक है, लो प्राइमर ऐड कर दिए, एक टी की जगह पे ए की जगह पे टी, और ये क्या हो जाएगा 5 डाइस, और ये सॉरी ये क्या हो जाएगा बाबू 3 डाइस, यहां टी का ए का टी, ये 5 डाइस और ये 3 डाइस। एक चीज तुम लोग यहां नोटिस किए, कुछ नोटिस किए यहां पे, हाँ हाँ ठीक है, तुम जा रही है पॉइंट पे, थोड़ा सा कोशिश कर रही है। देखो यहां पे एक नोटिस करने वाला बात है जो तुम लोग नहीं कर रहा है, हमेशा हम प्राइम को जो है कहां जोड़ रहे हैं, कौन सा एंड पे जोड़ रहे हैं हम लोग, देखो तो यहां भी कौन सा एंड पे जोड़े, और यहां भी 3 एंड पे, ये कोई जरूरी था, हम यहां भी तो जोड़ सकते थे और इसको यहां जोड़ देते, कोई दिक्कत था क्या, तुम लोग रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़े रहते तो ये समझ में आता कि दिक्कत था, तब रेप्लिकेशन नहीं होगा। हमेशा किस पे जोड़ा जाता है 3 इन पे, यहां पे लिखो ऑलवेज प्राइमर एडेड एट 3 एंड ऑफ बोथ
स्ट्रैंड। ठीक है, चलो देखो, लिखना बाद में। देखो ये क्या हुआ तुम्हारा एनिलिंग प्रोसेस। तीसरा क्या है तुम्हारा बाबू? तीसरा हम लोग क्या चलेंगे? एक्सटेंशन, या इसी को इनलोंगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलोंगेशन। ये कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा? 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। देखो इसी में क्या करेंगे कि हम लोग एंजाइम को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम को ऐड करेंगे। कौन सा एंजाइम? टैक पॉलीमरेज। और ये कहां से निकला है तुम लोग को पता है? ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो, कि ये एक था तुम्हारा और ये एक था। ये 5 डाइस, ये 3 डाइस, यहां पे A, यहां पे T, यहां पे G, यहां पे C, यहां पे A और ये T। यहां पे हमारा प्राइमर है इधर 5 डाइस टू 3 डाइस। 5 डाइस 3 डाइस, A T G C A T। प्राइमर जोड़ो, ये बन गया तुम्हारा A T। अब यहाँ A का T, T का A, G का C, ये हो गया 5 डाइस प्लस 3 डाइस, A 5 डाइस 3 डाइस, T A C G T A। यहाँ T A C G ऐसे 5 डाइस, T का A का T। देखो ये एनिलिंग प्रोसेस था। एनिलिंग के बाद क्या हुआ? एक्सटेंशन। देखो तो इससे एक तुम्हारा नया डीएनए बन गया और इससे एक नया डीएनए बन गया। कितना डीएनए बन गया? 2 डीएनए। ठीक है, एक चेन से। अब हम इसको आगे बताएंगे कि तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है कि अगर ये 30 साइकिल चलता है, मतलब 30 साइकिल चलेगा, तो 1 बिलियन कितना बनता है? 1 बिलियन कॉपीज बनता है 30 ही साइकिल में। मतलब सोचो कि कितना फास्ट ये जीरोक्स करता है आरएनए को, कितना फास्ट कि 1 बिलियन बना देता है 30 कॉपीज में, मतलब 30 साइकिल में। इसको लिखो, नीचे एक्सटेंशन वाला लिखो। ये बना लिए हो? ठीक है, वो लिखो और एक लाइन लिखो नीचे कि 1 बिलियन आफ्टर 30 साइकिल। नीचे लिख लेना, यहां पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं। वन बिलियन कॉपीज फॉर्म।
प्रोटीन या एंजाइम दोनों बात एक ही है, प्रोटीन बोले या एंजाइम बोले। ये बताओ कि कितना डिग्री सेल्सियस पे वो डीनेचर हो जाता है, मतलब टूट जाएगा। बक, वो तो डीएनए का है। हम प्रोटीन का पूछ रहे या एंजाइम का, बात एक ही है, प्रोटीन एसियस ही होता है एंजाइम। कोई भी एंजाइम कितना डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर हो जाता है, मतलब वो काम का नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा प्रोटीन तुम्हारा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कितना डिग्री सेल्सियस पे कोई भी एंजाइम अच्छा काम करता है? तुम लोग इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, और केवल पढ़ने से नहीं, भयानक वाला पढ़ने से होगा, नॉर्मल नहीं। क्या आगे बढ़े? चलो। नो सर कौन बोल रहा है? गरीबों, कोई भी एंजाइम जो होता है ऑप्टिमम सबसे अच्छा जो काम करता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करता है। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद अगर 41 डिग्री सेल्सियस भी हुआ, 42 भी हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा कोई भी प्रोटीन। ये लिख लेना कहीं, ठीक है? हाँ, इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यहां पे एंजाइम जो होता है सारे, वो बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। 40 के आसपास है, ये कम है, ज्यादा नहीं है। कम रहे तो चलेगा, ज्यादा भी कम नहीं। तुम्हारा अगर 35 से अगर नीचे हो गया तो भी तुम्हारा एंजाइम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा वो। और अगर 41 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है। इस पे क्या होता है? ऑप्टिमम काम करता है। लेकिन यहां देखो, टैग पॉलीमरेज, और हमारा डिग्री सेल्सियस कितना है? तो उसको तो नहीं काम करना चाहिए, वो तो भी क्या है? एक एंजाइम है ना। क्या है? एंजाइम है। एंजाइम यानी कि प्रोटीन, तो उसको काम करना चाहिए था क्या? नहीं। कितना डिग्री सेल्सियस है हमारा? 72 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या बताएं कि कितना पे काम करता है? ओनली 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दिमाग लगाए तुम लोग। ये तभी दिमाग लगा पाते जब ये पता होता कि कोई भी एंजाइम 40 पे ही काम करता है, उससे ज्यादा करोगे तो वो काम करना बंद कर देता है, वो विस्फोट हो जाएगा, खराब हो जाएगा प्रोटीन। लेकिन वहां तो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है तुम्हारा। वाई? क्यों? आर्टिफिशियल है एंजाइम, मेरा आर्टिफिशियल है, पटकेंगे उठा के। क्यों? कोई भी एंजाइम तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस पे, उससे ऊपर बढ़ने पे काम नहीं करता है। लेकिन टैग पॉलीमरेज जो है यहां 72 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर रहा है। हाँ, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन होगा, ठीक है? देखो, इसका नाम ही है बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वाटिकस। मतलब ये बैक्टीरिया ही जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में सरवाइव करता है, जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये सब होता है, वहां पे ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। इसीलिए इसके अंदर जो है एंजाइम उतना बना डेवलप किया है। सरवाइव कब कर रहा होगा? जब इसके अंदर चल रहा होगा मैकेनिज्म। तुम सरवाइव कब करोगे? जब तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहे? चलता रहे, ठीक है? तुम सांस लेते रहो, तुम खाना खाओ तो वो डाइजेस्ट होता रहे, तभी चलेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहता है। तो क्या करता है? अपना एंजाइम को इस तरह से बनाया है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस सह सकता है। इसका एंजाइम केवल इस बैक्टीरिया का, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस
एक्वेटिकस, नाम ही इसका थर्मस, मतलब हाई टेम्परेचर में रहने वाला बैक्टीरिया। इसीलिए इसका बैक्टीरिया का टेम्परेचर कितना पे काम कर रहा है, 72 पे। और किसी भी बैक्टीरिया का अगर हम लोग लेते हैं एंजाइम यहां पे तो वो काम नहीं करता। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए समझ लो, बाकी तुम लोग क्या लिखोगे बता नहीं। किसका एग्जांपल दिए तो टैग पॉलीमरेज एक ही पता है, गूगल को भी एक ही पता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज, बस यही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें आगे। और होगा तो तुम ढूंढ के बताना, हमको भी नॉलेज चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग न्यू चैप्टर पे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या हम लोग को देखना है, जो हम लोग अभी जो किए हैं काम, यानी कि जो दवा बनाए, जो प्रोसेस था ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था। अब ये बायोटेक्नोलॉजी किस किस फील्ड में तुम्हारा यूज होगा, आखिर जो इतना प्रोसेस किए हम, इतना जो दवा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो कहां कहां काम आएगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब यूज, एप्लीकेशन का मतलब यूज, कहां कहां इसका यूज है, जो बायोटेक्नोलॉजी किए हम लोग। ठीक है, इसमें देखो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे इस पे। इसका मतलब क्या होता है, जीएमओस मतलब, जीएमओस मतलब पढ़ाएं पहले, इसका फुल फॉर्म भी लिखवाएं तुम लोग को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को और उसका एप्लीकेशन को यूज करेंगे, कैसे, बायोटेक्नोलॉजी करके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5, जो तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से था। चलो फर्स्ट बेंच, तुम लोग सब कोई क्वेश्चन सुनेगा, जिसको आंसर आएगा वो हैंड रेज करेगा। ठीक है, सुनना क्वेश्चन। अ सुटेबल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर प्लांट in which cells are bombarded with high velocity microparticles of a gold and tungsten coated with DNA is, पहला ऑप्शन बायोलिस्टिक, दूसरा ऑप्शन माइक्रो इंजेक्शन, तीसरा ऑप्शन जीन गन, चौथा ऑप्शन 1 and 3। ऑप्शन नंबर 1 बायोलिस्टिक, ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 जीन गन मेथड, ऑप्शन नंबर 4 1 and 3। कोई आंसर बोलेगा नहीं, बस मन में रखेगा। बायोलिस्टिक एंड जीन गन दोनों बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो बैठ जाओ, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। चलो नेक्स्ट, ध्यान से स्टेटमेंट सुनेगा सब कोई। द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन अ बायोटेक्नोलॉजी इन अ टर्म ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द क्लोनिंग साइट ऑफ प्लाज्मिड इज द साइट वेयर इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन डीएनए इज डन, दूसरा। तीसरा, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम, तीसरा। चौथा, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फर्मेंटेशन इन अ बायोरिएक्टर is called downstream processing।
कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन कौन है वो चूज करना है। हम जो लाइन बोल रहे हैं वो लाइन कौन सा सही है? क्या? पहला, द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी इज अ टर्म फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। सही या गलत? बोलो। ऑप्शन सुनो, पहला लाइन सुनो, द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन अ बायोटेक्नोलॉजी। हम पढ़ाए थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कलर वाला याद आया, ब्लू कलर और व्हाइट वाला, उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो बोलता है द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इन अ बायोटेक्नोलॉजी इज अ टर्म फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये लाइन है, ये सही है कि गलत है ये बताना है। कितने लोगों को लग रहा है सही है? ये सब तो क्वेश्चन हम बन जाना चाहिए तुम लोग से। अरे भाई सुनो, तुम लोग क्या बोल रहा है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, जीन का इनएक्टिवेशन करते हैं हम लोग। उसमें लैक जीन को क्या करते थे? काट करके डिजायर्ड जीन जोड़ते थे, तो वो व्हाइट कलर देता था ना। ये सब सही बोला, यहां तक सही बोला। लास्ट में ये लिख दिया कि बैक्टीरियल सेल में करते हैं। बैक्टीरियल सेल में कर रहे थे? नहीं, वेक्टर में करते हैं ना। ये तो गलत हो गया। तो यही तो देखना था, बैक्टीरियल सेल कहां से आ गया इसमें? उसमें वेक्टर में करते हैं हम लोग। अगला लाइन बोला है, अगला लाइन सही बताना, 2 ही है। द क्लोनिंग साइट ऑफ प्लाज्मिड is the site where insertion of a foreign DNA is done। सही है कि गलत है? The cloning site of plasmid is the site where insertion of a foreign DNA is done। सही या गलत? स्टेटमेंट बेस दिया क्वेश्चन तो गलत मार दोगे सब तुम लोग। अरे सही तो बोल रहा है कि क्लोनिंग साइट तो वही होता है जहां पे हम लोग डिजायर्ड डीएनए को जोड़ते हैं, उसी को तो बोलते हैं क्लोनिंग साइट। तो ऑप्शन यही जाएगा, करेक्ट पूछा था, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंसी पढ़ाए थे, बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ट्रीटिंग विथ, पहला ऑप्शन तुम्हारे लिए, पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनना सब। पहला ऑप्शन है, हम ये क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा मेथड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंसी बनाता है, मतलब होस्ट को कॉम्पिटेंसी बनाता है वो तुम्हारा, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर डाल सके। पहला कि ट्रीट करेंगे उसको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम। दूसरा, ट्रीटिंग विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन यानी कि पोटेशियम। तीसरा, हीट शॉक मेथड। और चौथा 1 और 3। कितने लोगों को लग रहा है? रीजन देगा वो। चलो वीरेंद्र बताओ। चलो ठीक है, तुम्हारा 1 और 3 आंसर है, आगे बताओ तुम रीजन बताओ। तुम्हारा ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है तुम्हारा? हीट एंड शॉक मेथड। तुम्हारा हीट एंड शॉक मेथड। हाँ, आंसर क्या जाएगा? वही 1 और 3 जाएगा, ठीक है। यानी हीट शॉक और कैल्शियम वाला बगल। बताओ बताओ बताओ, चलो लास्ट बताओ तुम। हीट शॉक मेथड केवल, यानी ऑप्शन 3। कैसे? केवल बैक्टीरियल सेल के लिए पढ़ाए थे इसीलिए। सुनो गरीब लोग, आंसर जाएगा 1 और 3। इसलिए जाएगा क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड वाला जनरलाइज था, उस सबके लिए था। हम उसमें लिखवाए थे, ये बोले थे कि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, सबके लिए होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, प्रोटोजोवल हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 1 और कैल्शियम वाला भी और हीट शॉक मेथड भी। चलो नेक्स्ट, व्हिच स्टेप आर इन्वॉल्व इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म? व्हिच स्टेप
आर इन्वॉल्व इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप जो है वो करते हम लोग, सही है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, पहला स्टेप याद रखना क्या क्या बोलते जा रहे हैं एबीसी में। बी में है तुम्हारा इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, बी नंबर। सी नंबर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट, सी हो गया। डी नंबर आइसोलेशन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, पहला ऑप्शन था कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे डिजायर्ड जीन का, ए नंबर याद रखना सब कोई। बी नंबर में है कि डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे कहां पे, होस्ट में, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। सी नंबर है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट, मेंटेन करेंगे डीएनए को डालने के बाद, होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद। चौथा आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट करेंगे हम लोग, चौथा। तो इनमें से कौन सा सही है, पहला ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन बी एंड सी सही है, तीसरा ऑप्शन ए बी सी सही है, और चौथा ए बी सी डी सब सही है। चलो किसको किसको आ रहा है आंसर, बताओ जल्दी बोलो क्या होगा। चलो विराट बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है आइडेंटिफिकेशन करेंगे डिजायर डीएनए का, दूसरा इंसर्ट करेंगे डीएनए को होस्ट में, ये भी स्टेप था हमारा, पहला भी स्टेप था। अगला मेंटेन करेंगे जो इंट्रोड्यूस किए डीएनए को होस्ट में उसको, ठीक है, मेंटेन रखेंगे। और चौथा ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ए बी सी डी, क्या होगा, ए बी सी, डी नहीं होगा, सी होगा, सी भी होगा, ऑप्शन होगा ए बी सी। कभी भी हम लोग यहां पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, डीएनए को कर रहे हैं। प्रोटीन को आइसोलेट कहीं किए क्या, नहीं सर, तो ऑप्शन जाएगा ए बी सी, विच इज नॉट ट्रू फॉर क्लोनिंग फैक्टर, विच इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट है। पहला दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी क्रोमोसोमल डीएनए पे ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता वेक्टर को, पहला। दूसरा दीज गेट इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोमल डीएनए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये क्या होता है कि होस्ट के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा दे कंटेन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सम सेलेक्टेबल मार्कर, ये कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है इसके पास और कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ठीक है। और दे हैव ए ओराई रीजन, इसके पास ओराई रीजन होता है। इस चारों ऑप्शन में कौन गलत है कोई अदर नहीं बताएगा, अभी केवल हैंड रेज करेगा। पहला ऑप्शन है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, कंट्रोल किसी से नहीं होता है क्रोमोसोम से, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है कि जाके होस्ट के साथ इंटीग्रेट कर जाता है जब हम लोग इसको होस्ट में डालते हैं तो, ठीक है। यानी कि ये जो होस्ट था इसके पास अपना डीएनए था, हम लोग इसे डाले इसको तो ये बोल रहा है इसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है जाकर के इसका डीएनए के साथ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है कि इसके पास कुछ एंटीबायोटिक जीन होता है और सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि इसके पास ओराई साइट होता है। कितने लोगों को पहले लग रहा है ए, यानी कि दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ये इंडिपेंडेंट होता है, हाँ गलत चूज करना है। ऑप्शन बी यही है, इंटीग्रेट कर जाता है जाकर के होस्ट के साथ। क्यों बाबू क्या होता है सर, ऑप्शन बी तो लग रहा है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता किसी को। पहले आंसर, तुमको आंसर क्या लग रहा है, ए, तुमको 1 क्या जाएगा आंसर, डाउट का क्या है वहां पे, एग्जाम में बैठी है तुमको एक टिक मारना है दोनों में से, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देना होगा जो आंसर देगा। यहां पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है ये लिखा है। हाँ तुम बताओ ऑप्शन तुम कौन बोल रहा है बाबू, बी, तुम्हारा ए है, और किसी को कुछ लग रहा है, सी डी, ए बी सी डी में किसी और को लग रहा है। ऑप्शन नंबर इसका
सही जो है ए, बी सही आंसर है। देखो कॉपी नंबर केवल कंट्रोल होता है, क्या कॉपी नंबर लिखवाए हैं, लेकिन कोई भी जो वेक्टर होता है, जब कोई बैक्टीरिया में होता है तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और इसको बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं होता, उसके कोई कंट्रोल में नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल, किसी भी क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में ये नहीं रहता है। यहां हम लोग किसका बात कर रहे हैं? वेक्टर का, और वो जो कंट्रोल लिखा हुआ है कॉपी नंबर कंट्रोल होता है उसका। समझ में आया? और आई साइड से दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो जा करके इसका वाला डीएनए से इंटीग्रेट कर जाता है। ये कब पढ़ाए हैं हम? ऐसा कहीं पढ़ाए हैं हम कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में डाले, उसके बाद ये जाके इसके साथ इसका वाला डीएनए के साथ मिल गया? ऐसा कहीं पढ़ाए? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा ना, वो तो साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बॉल। चलो बाबू तुम्हारे लिए सबसे आसान क्वेश्चन, और ये कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? केवल हाथ उठाएगा, कोई बोला तो पटक देंगे उसको हम। Which of the following restriction enzyme was first discovered? पहला EcoR1, दूसरा BAMH1, तीसरा हिंद थर्ड, चौथा SMAV1। चलो, which of the following restriction enzyme was the first discovered? पहला EcoR1, दूसरा BAMH1, तीसरा हिंद 3 और चौथा SMAV1। पहला ऑप्शन EcoR1, दूसरा ऑप्शन है BAMH1, तीसरा हिंद 3 और चौथा SMAV1। क्या होगा आंसर? हिंद 2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी में हिंद 2 था, हम हिंद 3 कर दिए उसको, ठीक है? आगे तुमको याद है कि नहीं वो देख रहे थे आप, ऐसे ऑप्शन देख के तो सबको याद आ जाएगा कि अच्छा यही था। हिंद क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, जहां पे हिंद 3 बोले थे हम। चलो बैठो, विराट के लिए क्वेश्चन है, खड़ा रहेगा। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो अभी जो पढ़ाएं उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला देखो, पहले क्वेश्चन सुनो। Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। उसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। ये लाइगेशन का काम करता है, ठीक है, रेसिपिएंट सेल में। दूसरा, इट सर्व एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है पीसीआर में। तीसरा, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए वायरस, ये वायरस से हम लोग आइसोलेट किए हैं। चौथा, इट इज रिमेन एक्टिव एट ए हाई टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन। कितने लोगों को पता है? प्लीज हैंड रेज करें। पहला ऑप्शन है कि लाइगेशन का काम करता है डीएनए का, डीएनए को लाइगेट जोड़ने का। दूसरा है कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है। तीसरा, वायरस से इसको आइसोलेट किए हैं हम लोग। और चौथा, ये रिमेन एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर पे। जिसको जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा। बताओ इसका आंसर। पहला लाइगेशन का काम करता है डीएनए का पीसीआर में। और किसी को? चलो तुम खड़ा हो, बताओ। थर्ड ऑप्शन क्या था? आइसोलेट किए हैं वायरस से। लास्ट ऑप्शन, इट रिमेन एक्टिव एट ए हाई टेम्परेचर। हाँ, तुम एक एक करके पूछ लो सब हमसे। सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। चलो वीरेंद्र बताओ। डी ऑप्शन। अभी ना बताए थे तुम लोग को, अभी बताए थे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सारा का सारा एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन टैग पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज यहां यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करता है। तो वही ना ऑप्शन लिखा हुआ है, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। देखो हम लोग एप्लीकेशन में क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन चैप्टर है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारा जरूरत है
कि इससे हमको थोड़ा यूजफुल, इसका बाल को लंबा करना है, तो उसके जीन में हम लोग कुछ अल्टर करेंगे। अल्टरेशन या मैन्युपुलेशन, इसको बोलते हैं अल्टरेशन और मैन्युपुलेशन ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका हम लोग डीएनए में कुछ अल्टर कर दे या क्या कर दे, मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब ये हुआ कि आदमी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोई कुत्ता ये करेगा क्या? रिकमेंड डीएनए प्रोसेस उन लोग करेगा क्या? जो कर रहा आदमी ही कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैन्युपुलेशन। मैन पावर, आदमी करता है उसका अल्टरेशन किसी का जीन में, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कर दिए, अल्टरेशन कर दिए या मैन्युपुलेशन कर दिए। किसका? डीएनए का या फिर जीन का। किसका? जीन का। उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी पे पूरा काम होगा, पूरा चैप्टर पे यही बेसिस है, हम लोग यही करने वाले हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट आने के बाद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम लोग बना लिए, पीसीआर को खोज कर लिए, उसके बाद बहुत सारा चेंजेस आया इस वर्ल्ड में, बहुत सारा चेंजेस आया। क्या क्या आया अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा तुम लोग से। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहां गया, किसके लिए किया गया? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, आदमी का जरूरत के लिए, यानी कि बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करते हैं, ताकि आदमी का बेनिफिट हो इसमें। अल्टरेशन और मैन्युपुलेशन, किसके लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करेंगे? ह्यूमन वेलफेयर के लिए ना। हमारा आदमी का इसमें बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना शुरू किया, इसीलिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करते हैं। डेड बॉडी में लंग्स देखा जाता है कि स्मोकर था कि नहीं था, उससे पता चलता है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा एकदम ऐसे लंग्स में पूरा। हम लोग का जो अभी होगा वो थोड़ा पिंकिश होगा, यानी कि रेड कलर का हल्का, ठीक है, पिंक टाइप का। लेकिन जो स्मोकर होता है उसका अगर तुम लंग्स निकालोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक निकलेगा उसका लंग्स, बिना ब्लड का, ब्लूइश कलर, विदाउट ब्लड, हेमोग्लोबिन के विदाउट ब्लूइश इन कलर होता है। लेकिन अगर उसमें हेमोग्लोबिन रहा, ब्लड रहा, तो रेड इन कलर आएगा। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है कि ब्लड का कलर विदाउट हेमोग्लोबिन बताओ, तो ब्लूइश कलर होगा उसका। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या हुआ कि जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करने लगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आ गया, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हुआ कि तुम्हारा केमिकल का यूज नहीं होने लगा। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग को कद्दू को लंबा करना है, ठीक है, कद्दू को जल्दी बड़ा करना है, हमको कल ही मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए इंजेक्शन डालता था लोग उसमें, है ना, वो केमिकल डालता था। और आज केमिकल डाला और अगला दिन देखेगा सुबह उठ के तो इतना बड़ा कद्दू है। ठीक है, ये केमिकल से होता था, और इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो खाता है उसको, है ना। तो उसके लिए क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, उसका बीज, यानी बीज जो है उसका सीड है, उसी में हम ऐसा चेंज कर देंगे कि बहुत जल्दी, कम टाइम में और लंबा कद्दू दे। समझ रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आया उसमें बोलते हैं कि नो यूज ऑफ क्या,
केमिकल्स। लेकिन अभी भी इसका लोग यूज करता है, क्योंकि हमारे घर तक ये नहीं आया बायोटेक्नोलॉजी। इतना हम लोग एडवांस नहीं हुए कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करें हम लोग, है ना। जो हो गया हो गया। जैसे कि अब देखते हो लोग मकई खाते हो, एक वाइट मकई पहले होता था जिसको देहाती मकई बोलते थे हम लोग। अभी रेड वाला आता है मकई, बड़ा बड़ा, है ना। अब पूरी तरह से चेंज हो गया, अब रेड ही लोग मिलता है, व्हाइट कहीं मिलता है क्या? बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, अब घर में जाओगे तो देहात में अभी भी मिलेगा ही। तुम यहां पे देखते हैं जहां भी हजारीबाग में जहां भी मकई खाए हम, सब रेड वाला ही रहता है, ठीक है, जो भी। तो वो क्या किया गया ना कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। उसमें देखते होगे जो रेड वाला में दाना बहुत ज्यादा रहता है और वो बहुत बड़ा होता है मकई, और जो व्हाइट वाला होता था वो छोटा छोटा मकई होता था और किसी में बहुत कम दाना होता था उसमें। तो वो रिवॉल्यूशन हुआ कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड दूसरे लोगों की से किया गया, और वो क्या हुआ, अभी हमारे तक भी पहुंच गया है। अब हम लोग भी जेनेटिकली मॉडिफाइड खा रहे हैं उसको, रेड मकई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो यूज ऑफ केमिकल्स, यानी कि दो केमिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। कौन? इंसेक्टिसाइड एंड तुम्हारा पेस्टिसाइड, ठीक है। लिखो, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक की दवा, और इसी को लोग खा के आ जाता है कहां पे? हॉस्पिटल में, ठीक है। कीटनाशक दवा, मैक्सिमम लोग जो जहर खाता है वही कीटनाशक वाला इंसेक्टिसाइड। लेकिन इसे मरता नहीं है, सिर्फ नौटंकी होता है इससे, ठीक है, बच जाता है आकर के। जहर एक्सपायरी, वो तो पहले से जहर है वो तो, और तो कीटनाशक के लिए एक्सपायरी होगा ना, उससे कीड़ा नहीं मरेगा तो आदमी तो मरेगा ही नहीं। कहीं नहीं होता होगा, होता होगा क्या? उसका दूसरा रिएक्शन दिखेगा तुमको। जैसे पहले मरता था वो जहर खा करके उसका लंग्स खराब होता था, अब मान लिया जो उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, एक्सपायरी डेट आ गया, तो उसका किडनी खराब हो जाएगा, समझे। टेस्ट हम खा के बताएंगे, सारा जहर को टेस्ट करके हम बताएंगे, रुकना, कल आ जाएंगे तो बता देंगे, नहीं आ पाएंगे तो सॉरी, लिख के जाएंगे, ठीक है, पेज में व्हाट्सएप में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आया बाबू ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन। क्या आया? इसके बाद आया तुम्हारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है पता है किसी को? ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम्हारा 60s में आया था, 60s के दशक में, मतलब कि तुम्हारा 1960 से लेकर के 1970 के बीच में आया था, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, 19 तुम्हारा हमको लगता है कि 1947 में हुआ। उसके बाद हमारा इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लगातार हाई बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। अगर हम लोग 1951 का बात करें इस टाइम पे, तो कितना था? 55 मिलियन था। कितना था? 55 मिलियन तुम्हारा पॉपुलेशन था। यही अगर 2000 का बात करें तो तुम्हारा 1 बिलियन हो गया था। कितना? 1 बिलियन। देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है। और यही नहीं, 2011 में जब हम लोग देखे तो हो गया 1.2 बिलियन सीधा, समझे। अब तुम लोग अपना जीरो लगाते रहो, बिलियन में कितना जीरो होता है मिलियन में, ठीक है। अभी तो कितना 130 करोड़ के आसपास है ना, 130 करोड़ से ज्यादा है तुम्हारा, 40 के पास चला गया है, क्योंकि चाइना से तुम लोग आगे बढ़ गए ना।
कहीं तो अचीवमेंट है ना, मस्त अचीवमेंट है पूरा। हम दो हमारे दो बाकी होने दो, ठीक है, यही स्लोगन आया था हमारा। एक इसमें बहुत अच्छा काम करता है इंडिया, बाकी कुछ करे या ना करे, बर्थ कंट्रोल में कहां आ गए रे साला, गधब आदमी है तुम। कंट्रोल करता तो यहां रहते, आज चाइना से आगे रहते कंट्रोल में, कंट्रोल करके भी इतना आगे है ना, अल्लाह गर्दा उड़ा दिया ये लोग रे। जब कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा भाई बोले तो 140 के आसपास, उतना 100 करोड़, ठीक है। इसके पहले भी तुम लोग को इवोल्यूशन में हम पढ़ाए हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन जो ग्रो करता है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ ना, और जो खाना ग्रोथ कर रहा था वो अर्थमेटिक ग्रोथ। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, और ये 1 से 2 से 3 से ऐसे, ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये दिक्कत हुआ, यही दिक्कत हुआ कि पहले 1 रोटी कितना लोग खा रहा था, अब 2 रोटी, अब 3 रोटी, 8 लोग। तो मारामारी होगा कि नहीं, बहुत लोग भूखे मर जाएगा आगे जाकर के, जब 5 रोटी 32 लोग को मिलेगा तो क्या ही जिंदा रहेगा उन लोग। तो खाना का जरूरत बढ़ गया। तो ये नहीं सोचना है, कंट्रोल इसमें नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि खाना घट रहा है, बस बढ़ाते जाना है, ठीक है, जितना हो तो क्या वो वही दिक्कत हुआ तुम्हारा, इसीलिए क्या लाना पड़ा हम लोग को, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जो तुम्हारा है वो जो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है वो 3 गुना बढ़ गया। कितना? 3 गुना तुम्हारा इंक्रीज कर गया। मतलब खाना जो था सबके लिए वो एक जो था वो 3 गुना हो गया। जहां 1 रोटी था वहां 3 रोटी का मतलब यहां पे तुम्हारा इंक्रीज हो गया इंडिया में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में और बताएंगे डिटेल में लेकिन कल, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन इसका जो था क्या था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडियन कौन था, बोरलो, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलो। चलो ठीक है, थैंक यू।